एपिसोड के अंदर देखा था कि वांग डोंग ने अपनी रियल आइडेंटिटी सभी लोगों के सामने रिवील कर दी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी उसकी आइडेंटिटी रिवील करने पे अपने हु यू हाव को ही हुई थी। और साथ ही दोनों के बीच ढेर सारा अफेक्शन भी हमें देखने के लिए मिला था। और इसके अलावा दोनों ने लास्ट एपिसोड के अंदर एक दूसरे को किस भी किया होता है। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि पोजीडोन वेले का जो माहौल था अभी भी ऐसा ही होता है। सारे लोग इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि माहौल कितना ज़्यादा रोमांटिक हो गया है और काफ़ी ज़्यादा हैरान थे वांग डोंग की अपनी ट्रू आइडेंटिटी को रिवील करने के बाद। तभी हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां इस जगह पर खड़ी होती हैं और वो वांग डोंग को देख के खुश भी थी और थोड़े सदमे में भी होती हैं, क्योंकि वो यहाँ पर वांग डोंग को पसंद किया करती थी। और यहाँ पर ये भी कह रही होती हैं कि ये कितना ज़्यादा गलत हुआ है, जिसको अब तक हम लड़का समझते आ रहे थे और जिसके साथ में हम सीक्रेटली लव में भी थे, वो एक्चुअल में एक लड़की निकला। इसके बाद अब वो लड़कियां ये भी कह रही होती हैं कि बस अब इससे कुछ और नहीं हुआ है, बल्कि हमारा एक और कंपटीशन यहाँ पर आ गया। इसके अलावा यहाँ पर हमारा क्रश जो था वो अब एक बार फिर से मिसिंग हो गया है। तभी वांग डोंग और यू हाव को देखते हैं, जो कि अभी तक एक दूसरे की तरफ काफ़ी ज़्यादा अफेक्शन शो कर रहे थे। और यू हाव तो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। वो अभी भी यहाँ पर वांग डोंग के हाथों को पकड़ के कह रहा होता है कि वांग डोंग ये तुम हो, जिसके साथ वांग डोंग काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही थी और कह रही होती है कि तुम भी बहुत ही बड़े वाले इडियट हो। लेकिन यहाँ पर अपना वांग डोंग कह रहा था कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मैं इतना भी ज़्यादा इडियट नहीं हूँ, क्योंकि जो गोडेस यानी कि यहाँ पर वांग डोंग की बात कर रहा था और कह रहा था कि गोडेस मेरे साइड पे हमेशा से ही रही, शुरुआत से लेकर अंत तक। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो थोड़ी परेशान होते हुए कह रही थी कि मैं डर रही थी कि कहीं तुम मेरी रियल पर्सनैलिटी को यानी कि मुझे रियल में एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं। लेकिन तभी अपना युहा तो अभी तक उसको ऐसे ही प्यार से निहारे जा रहा था और कह रहा होता है कि ऑफकोर्स, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि उसका ब्रदर भी वहाँ पर मौजूद था और काफ़ी ज़्यादा खुश वो उसके लिए हो रहा था। काइटो और शाओ शाओ को देखते हैं, जो कि दोनों इन दोनों को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आ रहे थे। तभी काइटो कह रहा होता है कि अगर उस दिन हमारे पास में युहा ना आया होता तो शायद से आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा अंधेरे में होते, जिस तरह बेचारे जू शेंसी के साथ में। और वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है, क्योंकि उसके लिए तो आज बहुत ही ज़्यादा बुरा दिन था, क्योंकि उसके साथ तो सबसे ज़्यादा गलत हुआ है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एल्डर आ गए थे और वो यहाँ पर बात करने लग जाते हैं सेकंड एल्डर की सोल कंडीशन के बारे में। तभी वो यहाँ पर अपने युहा और साथ ही वांग डोंग को देखते हुए कह रहे थे कि ये जो नया नया कपल है अभी प्यार में हुआ है। और साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि हमें पोजीडोन पवेलियन के अंदर इस मीटिंग को कल तक और रोकना होगा, और वो यहाँ पर इसके बारे में कल को बात करने के लिए कहते हैं। हालांकि इसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि युहा और वांग डोंग अब कुछ और वक्त अकेले स्पेंड करने के लिए चले गए थे। वो दोनों एक लेक के अंदर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर माहौल था। और यहाँ पर युहा जो था वो वोट को चला रहा होता है और साथ ही वो ये भी कह रहा था कि दोंगार, मैं तुम्हें फ्यूचर में जाके क्या ये बोल सकता हूँ। तभी यहाँ पर वो कह रही होती है कि हाँ युहा, और ये भी कह रही थी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मैंने अपने जेंडर आइडेंटिटी को तुमसे छिपाया है, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा इसके लिए। लेकिन तभी युवा कह रहा था कि हाँ मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ को, और मैं तो लकी हूँ कि तुम मेरे साथ थी। तभी वहाँ से एक जेलीफिश ऊपर की तरफ को उड़ जाती है और ढेर सारी जेलीफिश और आ गई थी। तभी वांग डोंग भी यहाँ पर खुश हो रही थी और वो माहौल को देख रही होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा हो गया था। जिसके साथ ही अब वो खड़ी हो गई थी और सब कुछ चीज़ों को फील कर रही होती और ये भी कह रही थी कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। तभी युहा ये कह रहा होता है कि मैं भी खुश हूँ कि तुमने शुरुआत में ही अपनी पर्सनैलिटी को शो नहीं किया, वरना तो अगर तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी किसी को पता चल जाती तो सारे लड़के तुम्हारे पीछे ही पड़ जाते। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग डोंग दोंगार यहाँ पर आगे की तरफ को जा रही थी और अभी भी उसे युहा के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर क्यों युहा उसको पहचान नहीं सका। और साथ ही वो अब युहा को अपनी तरफ बुलाने के लिए भी कहती है। युहा तो अब तक इन सारी चीज़ों को थोड़ा लाइटली ले रहा था, लेकिन जब वो प्यार से उसकी तरफ देखती है तो युहा उसके इशारे को समझ गया था कि वो भी उससे बेहद प्यार करती है जितना युहा उससे करता है। युहा तुरंत ही उसके काफ़ी ज़्यादा पास में आके कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और यहाँ पर ये भी कह रही होती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बातों को समझोगे। युहा पास्ट के सारे ही सीन्स को एक बार फिर से याद करने लग जाता है कि कैसे पास्ट में दोनों ने ही एक दूसरे का साथ दिया था। युहा दोंगार के और भी ज़्यादा क्लोज आके उससे कह रहा होता है कि मैं अब से तुम्हारे साथ रहूँगा। दोनों काफ़ी वक्त तक ऐसे ही इधर से उधर टहलते रहते हैं और अच्छा खासा क्वालिटी टाइम भी एक दूसरे को देते हैं। जिसके बाद युहा ये कह रहा था कि देखो अब से मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। जिसके बाद दोंगर काफ़ी ज़्यादा खुश थी और ये लोग यहाँ पर स्काई लाइट्स को देख रहे थे। मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा था और सब कुछ काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो रहा होता है। दूसरी तरफ हमें थोड़ी सी झलक भी दिखाई जाती है टैंग सैन और उसकी वाइफ यानी जीवू की। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश और पीसफुल नजर आ रहे थे। आसपास का इन्वायरमेंट वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। जिसके साथ ही यहाँ पर अब युहा ये कह रहा था तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारी कोई बायोलॉजिकल सिस्टर यही नहीं, लेकिन जिस लड़की को मैंने कल देखा था वो तो एग्जैक्टली तुम्हारी तरह ही लग रही थी देखने में। जिसके साथ अब हमें वही लड़की दिखाई जाती है जब युहा ने उस लड़की को देखा था। साथ ही जब उसका मास्क वहाँ से उड़ते हुए आ गया था तब उसने देखा था कि उसके ऊपर उस लड़की का नाम वांग क्यों लिखा हुआ है। जिसके साथ ही यहाँ पर जिसके बाद दोंगार भी यही सोच रही थी कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। युहा भी उसकी शक्ल को ही देख रहा था, लेकिन तभी वो उसे एक पोटली दे रही थी और कह रही होती है कि तुम्हारे लिए है। युहा उस पाउच को तुरंत ही ले लेता और कह रहा था कि ये तो तुम्हारे फादर ने दिया था ना तुम्हें। जिसके साथ ही वो ये कह रही थी कि हाँ उन्होंने मुझे दिया तो था और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि ये मैं उसे दे दूँ जिसको मैं पसंद करती हूँ। साथ ही वो सेकंड फादर के बारे में बताते हुए ये भी कह रही थी कि उन्हें पहले से इसके बारे में पता था। जिसके बाद वो थोड़ी शर्माने लग जाती है। वो युहा तुरंत ही अब उस पाउच को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर
वो उसके पास आके उसको मना कर देती है और कह रही थी कि अभी नहीं, इसके ऊपर मेरे फादर की सील लगी हुई है और जब तक सही वक्त नहीं आएगा तो फिर तब तक हमें इंतजार करना होगा। जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी आ जाएगी तब ये खुद ही ओपन होने लगेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लोग वापस से इसी जगह के रूम्स के अंदर आ गए थे। अब यहाँ पर हु युहाओ वांगडोंग के पीछे ही चला जाता है क्योंकि उसे पुराने वक्त की ही आदत है उसके साथ रूम में रहने की। लेकिन अब जब वो पूरे तरीके से एक लड़की के रूप में सबके सामने आ गई है तब वो हु युहाओ को बाहर भेज देती है और कह रही थी कि तुम्हारा रूम तो दूसरी साइड है। जिसके साथ ही वो गुड नाइट बोल के वहाँ से रूम को बंद कर लेती है। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि युहाओ खुद भी यही कह रहा था कि अभी तक मैं दोंगार की न्यू आइडेंटिटी को अडेप्ट नहीं कर पाया हूँ। इसके बाद अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युहाओ काफी वक्त से सो रहा था और उसने अच्छे से अपनी स्लीप ले ली होती है। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा था कि पोजीडोन पवेलियन के अंदर उठना काफी ज्यादा सही रहा। साथ ही वो जो गोल्डन ट्री थी उसका हीलिंग इफेक्ट भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था। इवन मैं थोड़ा ज्यादा ही सो गया। और साथ ही वो ये भी कह रहा था कि मुझे टाइम निकाल कर प्रैक्टिस भी करनी होगी। जिसके साथ वो तुरंत ही यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाता है और युहाओ ये भी कह रहा था कि करने के बाद मैं तुरंत ही दोंगार के पास जाऊंगा। लेकिन तभी यहाँ पर मास्टर आ जाते हैं और अब वो उसे देखने के बाद ये कहते हैं कि युहाओ तुम्हें मेरे साथ पोजीडोन पवेलियन की तरफ चलना होगा। युहाओ तुरंत उठ के खड़ा हो जाता है क्योंकि वहाँ पर मास्टर आए थे तो फिर समझ गया था कि जरूर से कोई ना कोई इंपॉर्टेंट काम होगा उनको। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ये कह रहे थे कि पोजीडोन पवेलियन के अंदर तुम्हें चलना होगा क्योंकि वहाँ पर टीचर श्वान और बाकी सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और वो अब ये भी कह रहे होते हैं कि वैसे पोजीडोन पवेलियन के अंदर हमने एक मीटिंग रखी है और वो मीटिंग स्पेशली हमने तुम्हारे लिए ही रखी हुई है। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि बाकी सारे लोग भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी दिखा रहे होंगे क्योंकि कल जब तुमने अपनी सोल रिंग और बाकी सारी पावर सबके सामने शो की थी तभी से ही सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट इसके अंदर आ रहा है। हालांकि इसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर बाकी सारे जो अपने श्रेक्स थे वो इस जगह पर खड़े हुए होते हैं और वो जैसे ही देखते हैं कि वांगडोंगार यहाँ पर आ गई है तो फिर तुरंत ही शाओ शाओ उसके पास में आने लग जाती है। कह रही थी कि तुम यहाँ पर आ गई हो फाइनली। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर बेई बेई कह रहा था कि अब हम सातों के सातों श्रेक आपस में आ गए हैं तो मतलब कि अब हमारी थैंक्स एक्ट एक बार फिर से ठीक हो गई है। और वो सारे के सारे चेयर करने लग जाते हैं अपनी 7 श्रेक टीम को। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीन उसको लेके उसी हॉल के अंदर आ गए थे जहाँ पर वो मीटिंग असल में स्टार्ट होने वाली थी। और इसके बाद वो ये कह रहे होते हैं कि चलो मैं तुम्हें बाकी सारे लोगों से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। साथ ही हम देखते हैं कि युहाओ तुरंत ही अपनी सोल की पावर को एक्टिवेट कर देता है और फिर उसके बाद तुरंत ही यहाँ पर अपनी सबसे ज़्यादा पावरफुल सोल को यहाँ पर समन करता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे यहाँ पर लिटिल स्नो गर्ल आ गई थी तभी यहाँ पर युहाओ कह रहा था कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पेशल एग्जिस्टेंस है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है सोल रिंग और साथ ही सोल बोर्न एंड मार्शल सोल से। जिसके साथ ही सारे ही लोग उसे देखकर हैरान थे। ऑल्सो वो इतनी ज़्यादा प्यारी और क्यूट सी तो होती है तो सभी की नज़रें उसके ऊपर ही होती हैं। अब वो युहाओ के पास चली गई थी। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि युहाओ अब फिलहाल ये कह रहा था कि वैसे तो मेरी जो सोल रिंग है वो भी इसके पास से ही आई हुई है। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर बाकी सारे लोग भी यही देख रहे होते हैं कि युहाओ के पास इतनी सारी पावर आई कहाँ से। तभी अब युहाओ कह रहा था कि अगर मुझे आपको सब कुछ समझाना है तो फिर मुझे स्टार्टिंग से ही सब कुछ स्टार्ट करना होगा। इवन जो हमारे मास्टर मू लाओ हैं उन्हें भी कम्प्लीटली इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता। ये सुनने के बाद सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। और उसके बाद वो अब ओरिजिनली स्टोरी बताने लग गया था इलेक्ट्रोलक्स की और काफ़ी कुछ सारे ही लोगों को बता रहा होता है। जिसके बाद सब लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान से युहाओ की बातें सुन रहे थे कि आखिर युहाओ किस बारे में बता रहे। ऑलमोस्ट युहाओ ने सारी स्टोरी बता दी थी। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि लास्ट में युहाओ ये बता रहा था कि फिर मेरे टीचर ने अपने स्पिरिचुअल सीख को बंद कर दिया और फिर उसके बाद उनका जो लास्ट डिवाइन सोल फायर था वो भी वहाँ पर खत्म हुआ। और हमें यहाँ पर ये बताया जाता है कि वो जो उनकी पावर वगैरह थी सब कुछ मर्ज हो गई और साथ ही स्नो गर्ल जो थी वो वापस से रिबॉर्न हुई है अपने थोड़े से अंश के साथ ही। जिसके साथ वो पूरी की पूरी स्टोरी को बता देता है और साथ ही टीचर श्वान को देखते हैं जो कि इस पूरी स्टोरी को सुनने के बाद थोड़े से शॉक्ड नजर आ रहे थे। अब वो ये कह रहे होते हैं कि पिछले सालों के अंदर मैंने कभी भी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सुना है। और साथ ही यहाँ पर वो इलेक्ट्रोलक्स की पावर को सुनने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। साथ ही स्नो गर्ल की पावर एक साथ उन्हें इतनी सारी पावर्स के बारे में जानने के लिए मिला था। जिसके चलते वो यहाँ पर ये कह रहे होते हैं कि ये जो बातें तुम बता रहे हो वो हमारी सबकी नॉर्मल मास्टर की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा अलग लेवल की बातें हैं। जिसके बाद अब वो युहाओ की तारीफ करते हुए ये कह रहे होते हैं कि एक बार हमारे एंसेस्टर ने थैंक्स एक्ट को क्रिएट किया था एक न्यू ऑरा के साथ और डुअल वो कॉन्टिनेंट के अंदर एक नया ऑरा आया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि युहाओ तुम भी उन्हीं की तरह एक नए एरा को क्रिएट करने वाले हो हम सभी के लिए। और ये जो चीज़ उन्होंने बोली थी वो वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है। हालांकि तभी टीचर श्वान को देखते हैं जो कि अब कहने लगे थे कि युहाओ तुम्हें अब और भी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि ये जो सोल की बातें अगर ये किसी भी तरीके से स्प्रेड हो गई तो फिर बहुत ही ज़्यादा बुरा तुम्हारे लिए रहेगा। और अब हम सभी का कॉमन गोल यही रहेगा कि हम सोल मास्टर इस कॉन्टिनेंट के अंदर एक इसे और भी ज़्यादा पावरफुल बनाए। जिसके साथ यहाँ पर युहाओ ये भी कह रहा होता है कि डियर एल्डर्स अब मैं अपनी पूरी पावर और अपनी सब कुछ लगा दूंगा इस अकेडमी के लिए। और साथ वो ये भी कहता है कि अब मैं इस अकेडमी को अपना सोल सीलिंग कॉन्ट्रैक्ट स्पेल देने जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद तो सारे ही एल्डर्स बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर युहाओ ये किस तरीके की बातें कर रहा है। और साथ ही अब तो टीचर श्वान भी कहते हैं कि युहाओ तुम्हें क्लियरली सोचना होगा इसके बारे में। ये मेथड कोई आसान मेथड नहीं है। और रही बात इसकी वैल्यू की तो तुम अच्छे से जानते हो कि इस मेथड मेकिंग के अंदर प्राइसलेस चीज़ें लग चुकी हैं और ये खुद में भी प्राइसलेस है तो भला तुम क्यों ही इसे इतनी आसानी से दे रहे हो। लेकिन तभी युहाओ एक काफ़ी अच्छी बात कहता है कि
अगर आज ये अकेडमी ना होती तो शायद मैं भी ना होता, तो इसलिए मैं इसके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा ताकि आगे आने वाले जितने भी चीज़ें हैं वो सभी के सभी और भी ज़्यादा चेरिश होकर रहें। और साथ ही अपने मास्टर यानी कि इलेक्ट्रोलक्स के लिए बोलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे और उनकी विश भी यही थी। साथ ही वो ये भी कह रहा था कि और ऐसा ही रहा तो शायद एक दिन ह्यूमन और सोल बीस्ट एक साथ रहेंगे, जिसके साथ ही वो ये भी कहता है कि फिर उसके बाद सिर्फ पीस ही पीस होगा। और यहाँ पर सारे ही टीचर्स उसका एक बड़ा विजन देख पा रहे थे, जिसके चलते सभी काफ़ी ज़्यादा खुश भी नजर आ रहे होते हैं। और यहाँ पर टीचर शुआन भी यही कह रहे थे कि आज पोजीडोन अकेडमी तुम्हारे इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करती है और हम इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं उन 7 श्रेक के बिहाफ पे, जिसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर ये भी कह रहे होते हैं कि अब हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि अब बहुत ही जल्दी हम लोग सक्सेस की तरफ जाएंगे और हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी सी गोल्ड पवेलियन मास्टर की आ गई है। जिसके साथ ही अपना यूहाओ की तरफ को वो देखते हुए ये बात कहते हैं। ये सुनने के बाद तो यूहाओ खुद भी हैरान था और कह रहा था कि टीचर शुआन आखिर कैसे पॉसिबल है। लेकिन तभी डीन कह रहे होते हैं कि प्लीज़ तुम इसे रिफ्यूज़ मत करो यूहा। और साथ ही यहाँ पर वो उसे बता रहे थे कि तुम इसके लिए सबसे ज़्यादा सही हो और मुझे भी यही लगता है कि सही रहेगा। ऊपर से मैंने तुम्हारे टीचर से इसके बारे में बात की थी जब वो इस जगह पर थे और उन्होंने भी इस चीज़ के लिए एग्री कर दिया था। जिसके बाद अब यहाँ पर यूहा जो था वो इस चीज़ को तुरंत ही मान जाता है, क्योंकि इसके अंदर उसके टीचर की भी रजामंदी शामिल थी। हालांकि इसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि सातों के सातों श्रेक काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए उस जगह को आगे की तरफ को बढ़ते हुए जा रहे होते हैं। और यहाँ पर अपना जो यूहाओ का ब्रदर था वो भी उसे कह रहा होता है कि अब तो भाई साहब अकेडमी के अंदर किसी भी जगह पर आराम से घूम सकते हैं। तभी यहाँ पर नान कह रही होती है कि अच्छा तो तुम्हें लग रहा है कि अब ये अकेडमी तुम्हारी हो गई है। लेकिन इतनी देर में बेई पलट के कहता है कि देखो यूहाओ, अब वक्त आ चुका है कि हम सातों के सातों श्रेक मॉन्स्टर गैदर हो जाएं और इसके बाद और अपने टैंक सेट के लिए हमें काफ़ी कुछ करना है। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि अब देखो अपने यूहाओ के नाम पे कुछ भी ट्रबल क्रिएट मत करना। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि अच्छा मैं तो बड़ा ही ट्रबल क्रिएट करूंगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, बल्कि मैं तो अपने कैरियर के लिए और भी ज़्यादा सीरियस हो गया। जिसके साथ वो ये भी कह रहा होता है कि यूहाओ वैसे तुम्हारा रिलेशनशिप कैसे चल रहा है। ये सुनने के बाद तो अपनी वैंगडोंग काफ़ी ज़्यादा शर्माने लग जाती है और सारे ही लोग हंस रहे थे कि ये अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता। हालांकि इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि फाइनली ये लोग सेट की तरफ को आगे बढ़ रहे थे, जहाँ पर अपनी वांगडोंग सबसे आगे आती है और वो कहती थी कि वो देखो। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर नाना आ गई थी और वो तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए यूहाओ को ग्रीट कर रही थी और उसके साथ में वांगडोंग को भी ग्रीट कर रही थी। नाना को देखने के बाद सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगडोंग वो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात कर रही थी। हालांकि नाना उसको छेड़ रही थी, तभी वांगडोंग कह रही थी कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी मेरा मजाक बनाओगी। तभी यूहाओ के पास में वो आ गई थी और यूहाओ भी उससे कह रहा होता है कि तुम्हें हमारा नाम लेकर हमें बुलाना चाहिए ना, कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट से ट्रीट करो। जिसके साथ यहाँ पर नाना कह रही होती है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को आज़ाद करवा के बहुत ही ज़्यादा बड़ा एहसान मेरे ऊपर किया है और अब जो मेरी न्यू लाइफ है वो आप ही ने मुझे दी है, जिसके चलते मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ को आपके लिए और टैंक प्लान के लिए ही डेडिकेट कर दूँ। जिसके बाद यहाँ पर अपना यूहाओ कह रहा था कि इतना ज़्यादा पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी हम लोग तो दोस्त ही हैं। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा था कि मैं विश करता हूँ तुम्हारे लिए अच्छी सक्सेस और एक कामयाब लाइफ की। और बेबी भी उसकी तरफ को देख के खुश हो रहा था। जिसके बाद नाना कह रही होती कि ठीक है तो फिर मैं जा रही हूँ यहाँ पर उन सारे मटेरियल्स को जमा करने के लिए। और यहाँ पर तुरंत ही नाना चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लोग डिस्कशन करते हुए आगे की तरफ को ही बढ़ रहे थे और यहाँ पर बातचीत कर रहे होते हैं कि आखिर सेट के लिए किस किस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। हालांकि उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर यूहाओ एंड काइटो के कंधों के ऊपर सबसे ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार डाला जाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये लोग ऐसी बात करते करते आगे जा रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर बेबे जो था वो यहाँ पर जैसे टीचर्स के स्टेटस को देखता है उसे अपने टीचर की याद आने लगी थी। जिसे देखने के बाद अब यूहा और भी ज़्यादा परेशान हो जाता और कह रहा था कि काश यहाँ पर टीचर होते तो शायद बेई को इतना बुरा ना लगता। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये लोग अब आगे की तरफ को जा रहे थे और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह भी चल रहा था। तभी दोंगार कह रही थी कि हमारा टैंक साइट के साथ में काफ़ी पुराना रिलेशन है और इसी के चलते मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी करूँ। तभी शाओ शाओ कह रही होती है कि आपने तो 61 सोल एम्ब्रॉय के लेवल को भी हासिल कर लिया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप आगे जाके और भी ज़्यादा पावर को गेन करने वाली हैं। तभी यूहाओ से बात करते हुए कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है तो तुमने अपने लेवल को इंक्रीज़ कर लिया। तभी यहाँ पर वांगडोंग को गुस्सा आ जाता और वो कह रही थी कि इडियट तुम तो मुझे तभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। हालांकि इसके बाद वो ये भी कह रही थी कि मैं इस टैंक सेट को एक बार फिर से खड़ा करने के लिए अपनी पूरी की पूरी जान लगा दूंगी। जिसके बाद ये लोग अंदर वाले एरिया के अंदर आ गए थे और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर नान कह रही होती है कि मैं और शाओ शाओ दोनों ही मिलकर यहाँ के बाकी के बाहर वाले बिजनेस को संभालेंगे। इसके अलावा यूहाओ तुम्हें यहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा काम करना है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि हमें यहाँ पर कुछ और वेपन्स को दिखाया जाता है। वैसे तो यहाँ पर मेनली 2 ही वेपन रखे हुए थे जो कि जुगे डिवाइन क्रॉसबो और सोल गाइड कैनन बॉल्स थी, जिसे देखने के बाद काइटो कह रहा था कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेंगी और हमें इसमें बस थोड़ा सा अपग्रेडेशन और करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर फिलहाल ये लोग ऐसे अब आपस में बातें करके डिसाइड कर लेते हैं कि अब आगे क्या क्या करना है। तभी काइटो थोड़ा परेशान लग रहा था और ये कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सन एंड मून एम्पायर ने ज़रूर से ही हमारे खिलाफ अपने लोग भेजे हैं और वो हमारे ऊपर ज़रूर से निगरानी भी कर रहे हैं। हालांकि वो श्रेक से अभी से डरते हैं तो लग रहा है कि श्रेक आगे जाके काफ़ी कुछ करने वाला है। तभी हम देखते हैं कि अपना यूहाओ ये भी कह रहा था कि हाँ लेकिन अभी फिलहाल उन लोगों को सबक सिखाने का वक्त नहीं आया है हमें
तभी बेईबेई यहाँ पर खड़ा हो गया था और बेईबेई ये कह रहा होता कि खैर जो कुछ भी हो, हमारे ट्रम्प कार्ड हमें बचा कर रखना। और रही बात इस सन एंड मून एम्पायर की, तो हमें इससे भी काफ़ी ज़्यादा बच के रहना होगा, क्योंकि अभी फिलहाल हमें काम करना है अपने सेट को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए, जिससे कि एक दिन ये चल के ब्लॉकबस्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर सारे ही लोग उसकी इस बात से एग्री करते हैं, क्योंकि सभी का मेन मोटिव तो यही होता है कि यहाँ पर अपने सेट को जल्द से जल्द आगे लेके जाना और इसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अंदर ऐसे डिस्कशन चल रहा था, तभी वांग डोंग बाहर की तरफ को आ जाती है, लेकिन उसके पीछे पीछे अब नया नया प्यार में यूहाओ जो पड़ा हुआ था, तो वो भी भागता हुआ आ जाता और कह रहा था कि वांग डोंग मेरे लिए रुक जाओ। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ये कह रहा था कि बिग ब्रदर के साथ में ये बात के ऊपर डिस्कशन कर रहा था कि आखिर अपने सेट को अभी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है। जिसके साथ ही वो वांग डोंग के पास आके खड़ा था, तो वो उसकी स्वेटिंग को साफ करने लग गई थी और अब वो कह रही थी कि मैं उसी लड़की को देखने के लिए जा रही हूँ वांग क्योर, जिसके बारे में तुमने बताया था कि वो एग्जैक्टली मेरी तरह ही लगती है। तो वो यूहाओ का हाथ पकड़ के वहाँ से भागने लगी थी उस लड़की को देखने के लिए। हालांकि बाकी सारे लड़के यहाँ पर खड़े हुए थे, लेकिन तभी वो लड़की जैसे उस जगह से गुजरती है, सबकी नज़र सिर्फ और सिर्फ उसी लड़की के ऊपर थी जहाँ से वो गुजरती जाती। हर कोई उसको देखता जा रहा होता है और सभी लोग उसके प्यार में थोड़े से पागल से हो चुके थे। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जैसे जैसे वो लड़की थोड़ा आगे जा रही थी अपनी एडमिशन की क्रिया को करवाने के लिए, तभी यहाँ पर लोग खुद ही साइड दे देते हैं और यहाँ पर वो जो एडमिशन करने के लिए लोग बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि मिस आप पहले अपना मास्क हटा लीजिए, जिससे कि हमें आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन हो जाए। जिसके बाद जैसे वो अपना मास्क हटाती है, तो लड़के तो छोड़ो, लड़कियां भी उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान थी कि आखिर ये लड़की है या फिर क्या भला की खूबसूरत सी परी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने मास्क तो हटा लिया था, सभी लोग उसे देख भी चुके थे, लेकिन तभी यहाँ पर इतनी देर में अपनी वांग डोंग आ जाती है और वो उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि वो तो एग्जैक्टली उसकी तरह ही लग रही होती है, लेकिन दोनों के जो ऑरास थे वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग होते हैं। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का